जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है CDS 1 2023 के लिए पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे और पॉलिटी जीके के एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोग यह देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को कैसे हम लोगों को पढ़ना है और उस सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी मुद्दों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिलेबस पे अगर आप आएंगे तो देखिए सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। सिलेबस पे अगर आप आइएगा सिलेबस पे अगर आप आएंगे तो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, जिसमें पहला सिलेबस का पार्ट लिखा हुआ है आपके सामने। सिलेबस कर रहा है फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिशर यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उनके शासन या एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के निर्माण के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि कैसे संविधान बना, संविधान में कौन कौन से लोग शामिल हुए और संविधान के डिस्कशन में कौन कौन सी कमेटी बनी, संविधान बनने के क्रम में कितना समय लगा, कितना खर्च आया, परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया, टेम्पोरेरी चेयरमैन किसे बनाया गया। ये सारे मुद्दे हम लोग जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या करेंगे देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे थर्ड नंबर टॉपिक जो है कह रहा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की मुख्य विशेषताएं। संविधान की मुख्य विशेषताएं या सेलिएंट फीचर्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। सेलिएंट फीचर्स का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आएंगे तो सेंटर और स्टेट के लिए दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। उसके अलावा दोनों के अलग अलग राइट्स ड्यूटीज दिए गए हैं। ये सारी बातें हम लोग जो है उसके फीचर्स में देखेंगे। उसके अलावा चौथा टॉपिक प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम लोग करेंगे। प्रस्तावना का टॉपिक, प्रस्तावना जो है अगर आप आएंगे तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रीएम्बल बना और इसी को प्रीएम्बल के रूप में या प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर टॉपिक आपके सामने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कैसे नए क्षेत्रों को, न्यू एरियाज को इंडिया में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कैसे राज्य का नाम चेंज होता है, कैसे राज्य की बाउंड्री लाइन छोटी होती है, कैसे बड़ी होती है, कैसे नए राज्य बनते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। 6 नंबर सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप या नागरिकता का टॉपिक अगर आप आएंगे तो नागरिकता या सिटीजनशिप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे
कि भारत में नागरिकता या सिटीजनशिप प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे इंडियन सिटीजनशिप को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो भारत में कौन सा सिटीजनशिप पाया जाता है, सिंगल सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप, इन सभी बातों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स जो है एक्चुअली ये जो है सिटीजन का राइट है, सिटीजन का राइट है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को अवेलेबल कराता है या नागरिकों को उपलब्ध कराता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को कौन से पार्ट में रखा गया है, इसके लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये सारे मुद्दे हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP, तो DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे हम लोग ड्यूटीज ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ड्यूटीज ऑफ स्टेट या राज्य का कर्तव्य, वो राज्य के कौन कौन से ड्यूटीज हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, उसके बारे में जो है बात किया गया है। और कर्तव्य या ड्यूटीज में अगर आप आएंगे तो आपको ये बताया गया है कि राज्य जो है या गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन के लिए क्या क्या कार्य करेगा, इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग DPSP के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, जैसे DPSP को हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ स्टेट देखा, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन या नागरिकों के लिए जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में रखा गया है। उसके अलावा 10 नंबर अगर आप आएंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, तो संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, ये प्रोसीजर बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 368 में या संविधान में संशोधन का ज़रूरत क्यों है, तो संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन का ज़रूरत समय के साथ सोसाइटी के नीड के अनुसार जो है, डिमांड के अनुसार अमेंडमेंट करे जाते हैं। और उसके अलावा टॉपिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है नए जो अमेंडमेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम लोग टॉपिक करने के दरमियान ही बहुत सारे अमेंडमेंट वहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे जो है टॉपिक के दरमियान आपका अमेंडमेंट का टॉपिक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए या समाप्त हो जाए। अब देखिए 11th नंबर टॉपिक, 11th नंबर टॉपिक कहता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए।
संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं होना चाहिए। तो मूल संरचना में संशोधन के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें आती हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे प्रीएम्बल, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे लिबर्टी ऑफ जुडिशरी, ये सारे मुद्दे जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या संशोधन कर सकता है। 12 नंबर पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली ये कहता है कि आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर में होता है, जबकि नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया में ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम या संघीय प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था, जिसमें जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके स्तर पे, सेंटर और स्टेट के लेवल पे। तो सेंटर और स्टेट के लेवल पे, केंद्र और राज्य के स्तर पर जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसी को फेडरल सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फेडरल सिस्टम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल सिस्टम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्तियों का बंटवारा ही जो है फेडरल सिस्टम है, जिसमें एक पावर स्टेट का होता है, दूसरा पावर सेंटर का होता है। और इस आधार पर दोनों जो पावर होते हैं तो दो पावर दिखते हैं, एक स्टेट के लेवल पे, एक सेंटर के लेवल पे। और एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इसमें पावर्स होता है वो डुअल पावर होता है। जैसे आप देखेंगे डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल लेजिस्लेटिव, डुअल जुडिशरी, डुअल सिटीजनशिप, डुअल अकाउंटेबल, डुअल कैग का व्यवस्था। ये सारी चीज़ें जो है आपको डुअल स्तर पे दिखाई देगी। और इसी के एग्जाम्पल हैं, फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल ही हैं डुअल पावर। उसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे देखेंगे, रूल के स्तर पर, फाइनेंशियल स्तर पर या वित्तीय स्तर पर। 3 लेवल पर हम लोग जो है बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे 15 नंबर टॉपिक, इंटर स्टेट रिलेशंस, अंतर्राज्यीय संबंध। तो इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब ये है कि राज्य और राज्य के बीच रिलेशंस कैसे होने चाहिए उसके बारे में। 16 नंबर इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको पता है 356, 352 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस प्रकार अगर आप पाएंगे तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी आपको दिखाई देंगे। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 16 नंबर टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी लगाने का क्या प्रोसीजर है, किस आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, इमरजेंसी जब देश में लगता है तो उसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के रहन सहन जीवन पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है
इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का टॉपिक। प्रेसिडेंट का टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो प्रेसिडेंट के पास जो है वीटो पावर है, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर है, प्रेसिडेंट के पास जो है पैर्डन पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, इमरजेंसी पावर है। ये सारे पावर भी हम लोग जो है प्रेसिडेंट के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन वोटिंग करते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, ये सारे प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का कार्य ये है कि यह जो है यह चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता तो उसके स्थान पर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना, ये इसके दो कार्य हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जब प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं होता तो उसके स्थान पर कार्य करता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो है रियल पावर होता है, जबकि प्रेसिडेंट में अगर आप आएंगे तो नॉमिनल पावर। सारे पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास ही है, बट उसको यूज करने का अधिकार जो है पीएम जो है उसको क्या करता है, रियल में उसको यूज करता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर आप आएंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एक्स्ट्रा अफेयर्स, डिप्यूटी मिनिस्टर, ये सभी मिनिस्टर्स मिलकर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। उसके अलावा कैबिनेट समितियां या कमेटीज, कैबिनेट के द्वारा कमेटीज बनाई जाती है, उन कमेटीज के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट या संसद में अगर आप आएंगे तो आपको पता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीन लोगों से मिलकर जो है पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट का कार्य है मेकिंग ऑफ रूल, लेजिस्लेटिव का कार्य करता है और पार्लियामेंट से संबंधित टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे नेक्स्ट टॉपिक 23 पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समिति। संसदीय समिति में हम लोग जो है स्पेशली फाइनेंशियल कमेटी के बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल कमेटी, और इन फाइनेंशियल कमेटी में अगर आप आएंगे पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ईसी एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी पीयूसी। तो पीएससी, ईसी, एस्टीमेट कमेटी और उसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये सारी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे,
वैसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जैसे वहाँ पार्लियामेंट के बारे में देख रहे थे, वैसे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप आएंगे तो विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर, राज्यपाल, इन 3 लोगों से मिलकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव बनता है। उसके अलावा हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और इसी में सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी का टॉपिक हम लोग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजों के बारे में देखेंगे, सैलरी कहाँ से दिया जाता है। उसके अलावा हाई कोर्ट से संबंधित नीतियाँ या रूल कौन बनाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है देखेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स जुडिशरी के हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट्री फोरम, संसदीय मंच। पार्लियामेंट्री फोरम या संसदीय मंच का टॉपिक हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक, वहाँ पे हाई कोर्ट लिखा था, ये सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक हम लोग देखेंगे। उसके बाद गवर्नर का टॉपिक, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे अगर आप आएंगे स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है। स्टेट के स्तर पे कौन होता है, राज्यों के स्तर पे गवर्नर होता है। तो गवर्नर का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। गवर्नर का टॉपिक हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, जैसे सेंटर में केंद्र में चीफ मिनिस्टर होता, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कैसे बनता है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 32 टॉपिक, 32 नंबर, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर का हट ही गया है। तो अब हम लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके अलावा 33 टॉपिक, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्पेशल स्टेट्स के बारे में जैसे आप आएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे जो माउंटेनियस स्टेट है उनके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज। पंचायती राज विलेज लेवल पर या रूरल लेवल पे या ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में, पंचायती राज का टॉपिक हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे होता है, हम लोग देखते हैं कि बीडीसी का इलेक्शन कैसे होता है, ग्राम सभा क्या होता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स रूरल एरियाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर निगम का टॉपिक हम लोग देखेंगे। और नगर पालिका नगर निगम का टॉपिक जो है, जैसे गांव के स्तर पर जो है पंचायती राज होता है, वैसे शहर के स्तर पर म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम का टॉपिक होता है। तो इस प्रकार
शहरों में या अर्बन एरियाज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में, और किस तरीके से गाँव में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है पंचायती राज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश का ज़रूरत क्या है, कैसे बनते हैं, इन पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। 37 में अगर आप आएंगे, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा 38 नंबर टॉपिक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन कितने लोगों से मिलके बनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन बनता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, इनका टर्म कितना होता है, किसका किसका ये इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके अलावा 39 टॉपिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर आप आएंगे तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है जो देश के बेस्ट ऑफिसर्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और रिक्रूट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो अलग अलग पदों पर जो है अपना सर्विसेज क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS, IPS, IRS जैसे ऑफिसर को रिक्रूट करता है, और उसके अलावा NDA, CDS, CAPF, IES ये सारे एग्ज़ाम जो है क्या करता है, कंडक्ट कराता है। यह अपने रिपोर्टों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। UPSC के अलावा हम लोग स्टेट PSC, उसके अलावा कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC, ये जो है हम लोग टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वहीं पे हम लोगों ने देख लिया, हमने बताया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन का टॉपिक भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का टॉपिक अब तक भारत में 15th फाइनेंस कमीशन बनाए जा चुके हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह, इनके द्वारा रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। तो इस प्रकार फाइनेंस कमीशन का टॉपिक हम लोग करेंगे। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर SCs, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SCs का टॉपिक, शेड्यूल कास्ट का टॉपिक हम लोग करेंगे। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर STs, तो SC और ST से संबंधित, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो नेशनल कमीशंस हैं उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कमीशंस के बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में भी जो है हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 45 नंबर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग के बारे में हम लोग टॉपिक करेंगे।
कैग के टॉपिक में अगर आप आएंगे तो कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग का टर्म क्या है, कैग का कार्य क्या है, उसके अलावा कैग से संबंधित और भी जो इशूज हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे 46 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, या इसे केंद्र सरकार का वकील कहते हैं, या इसी को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मामलों में एडवाइस देता है। इसके अलावा 47 नंबर टॉपिक पे आएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता। फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का टॉपिक, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का टॉपिक करेंगे। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन एक जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया गया है। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग जो है प्रेजेंट में इसको समाप्त कर दिया गया है। 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है बनाया गया। उसके अलावा आएंगे नेक्स्ट टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का टॉपिक करेंगे। इसका भी काम जो है फाइनली जब प्लानिंग कमीशन था तो यह जो है अप्रूव करता था 5 ईयर प्लान को। उसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या गैर संवैधानिक संस्था। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट 50 नंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह भी जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये सारे कमीशंस जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, 54 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, 55 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, 56 लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। लोकपाल, लोकायुक्त, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सारे कमीशंस जो हैं या ये जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये सभी संस्थाएं जो हैं एक इन्वेस्टिगेशन संस्थाएं हैं, तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आएंगे नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, 58 ऑफिशियल लैंग्वेज, 59 पब्लिक सर्विस, लोक सेवाएं, 60 ट्रिब्यूनल्स। ये भी सारे टॉपिक्स हम लोग जो है कवर करेंगे। अगर आप देखिएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, पब्लिक सर्विस, लोक सेवाएं
और ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अधिकार और दायित्व। 62 अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में संविधान का आधिकारिक पाठ। 63 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट हैं, या यहाँ से अक्सर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, कौन से नेशनल पार्टी हैं, कौन से स्टेट पार्टी हैं, इलेक्शंस, चुनाव, इलेक्शन रिफॉर्म, चुनावी सुधार, बहुत सारे कमेटीज के द्वारा इलेक्शन रिफॉर्म किया गया, बहुत सारे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। 67 एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल अधिनियम के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर उस पार्टी को विड्रॉ करके दूसरा पार्टी न ज्वाइन करे। अगर वैसा ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन करता है और उसका मेंबरशिप समाप्त हो सकता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम का टॉपिक। उसके अलावा आप आएंगे प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स, हित समूह। 69 नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। 71 नेशनल कमीशन टू रिवाइव द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक्स जो है आधे आधे घंटे के टॉपिक्स हैं, जिसको हम लोग एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्लास में भी डिस्कस करेंगे। कितने टॉपिक्स हमको जो है पॉलिटी के अंतर्गत हम लोगों को कंप्लीट करने हैं और क्लास में उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ जो है हम लोगों को ये भी देखना है कि कैसे जो है पॉलिटी के सेगमेंट को जो है कम समय में आसानी से जो है तैयार किया जा सके। तो सेम स्ट्रेटजी है, क्लास नोट्स को आपको फॉलो करना है। क्लास नोट्स TDA पब्लिकेशन का पॉलिटी का बुक, उसके अलावा NCERT बुक्स आप क्या करें 11th और 12th क्लास का जो है रिवाइज करें। उसके अलावा आपको एक काम ये करना है कि अधिक से अधिक MCQs टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज। और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इतना आप करेंगे तो पॉलिटी को आप आसानी से तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करिएगा। इस प्रकार आज के सेशन में हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित सिलेबस को CDS 1 2023 के लिए देखा और स्ट्रेटजी को भी समझा कि किस तरीके से हमको पॉलिटी को कम समय में या आसानी से जो है तैयार करना है। तो आज का क्लास में हम लोग ये सारे मुद्दों के बारे में डिस्कस किए। आज का क्लास बच्चों हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।